वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1 का, वो है इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, भारतीय बही खाता प्रणाली। मैं इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये बुक में काफी डिटेल दिया हुआ है और ये मैं बुक से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी इसको उसी से रेफर करें कि अब बहुत कम इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो बाहर कहीं कहीं किसी जगह ज्यादा यूज में है और ना ही इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह गई है। लेकिन ये एक हेरिटेज है, हमने इनहेरिट किया है एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को, या बही खाता प्रणाली। अकाउंटिंग सिस्टम से ज्यादा ये एक बुक कीपिंग सिस्टम है और इस बुक कीपिंग सिस्टम को हमने इनहेरिट किया था अपने फोरफादर्स से, जो बहुत पहले सालों से इस तरीके की एक सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे। तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत पढ़ना और समझना जरूरी है, लेकिन इसकी आज की डेट में इंपॉर्टेंस बहुत कम है इन द मॉडर्न एज ऑफ बिजनेस, इन द मॉडर्न एज ऑफ बुक कीपिंग एंड इन द मॉडर्न एज ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आप भी ब्रीफली इसको सुनिए और समझिए। हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत जरूरी है। हेरिटेज का मतलब ये होता है कि आपने क्या अपने फोरफादर से, अपनी हिस्ट्री से क्या चीज सीखी है, क्या चीज आपके पास आई है, और अब आप उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नए नजरिए से देख रहे हैं, ज्यादा साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं, कॉमनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मतलब कि सब चीजें समान हो सब लोगों के लिए दुनिया में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। लेकिन इसकी भी जड़ों में ये भी जिस तरीके से बनाया जाता था, आप काफी चीजें देखेंगे जो वेस्टर्न सिस्टम से मैच करती हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय बही खाता प्रणाली क्यों और कहां से हमारे पास आई। जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत में एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हजारों सालों से हम लोग, बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान पर, चाहे बाहर के अटैक्स हुए हों या अंदर के राजाओं ने राज किया हो। बिजनेस काफी टाइम से चला आ रहा है, चाहे वो बार्टर सिस्टम के अंडर होने वाली इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी हो, या बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद जब करेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई हजारों साल पहले, तब जो है करेंसी के माध्यम से जो ट्रेड और बिजनेस हुआ करता था, उस वक्त भी एक बुक कीपिंग सिस्टम हुआ करता था जो धीरे धीरे करके भारतीय बही खाता प्रणाली में कन्वर्ट हो गया। हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में इकोनॉमिक्स का जन्म जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है दूसरी भाषा, दूसरे शब्दों में, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक एक पुस्तक लिखी थी। और वो आज भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के मायने, अगर उस बुक को देखा जाए इकोनॉमिक प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और आज भी उसके सारे प्रिंसिपल्स लगभग खरे उतरते हैं। जब आप इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की बात करते हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी गतिविधि की बात जब आप करते हैं, तो वो बुक इंपॉर्टेंट होती है। तो अर्थशास्त्र जब इतने पुराने समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही शुरू हो गया, इस तरीके की बुक लिख दी गई, तो आप समझिए हिंदुस्तान में बिजनेस, ट्रेड, एग्जिस्टेंस ऑफ करेंसी कितने पुराने समय से चला आ रहा है। तो उसी बिजनेस की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो गए, लोग अमीर होने लगे, इकोनॉमी प्रॉस्पर होने लगी, तरक्की करने लगी, तो बुक कीपिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गई कि भाई हर पर्पस के लिए एक बुक बनाई जाए। तो इसीलिए इसको भारतीय बही खाता प्रणाली, जिसको इंग्लिश में आप इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं, इसका जन्म हो गया। और ये काफी लंबे समय तक, आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में लगभग आज से 30-35 साल पहले तक बहुत पॉपुलर थी। मतलब आप समझिए 90s में भी, लेट 90s में भी ये प्रणाली बहुत पॉपुलर थी। और अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इसका जो लास्ट एडिशन है वो मेरे ख्याल से 2000 के आसपास कहीं पर छपा है। इस वजह से इस बुक के अंदर इस तरीके की भाषा लिखी गई है कि ये भारतीय बहीखाता प्रणाली 2000 में भी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर नहीं रही है। इसका प्रचलन, यानी इसका पॉपुलराइजेशन बहुत कम हो गया है, इसका यूज बहुत कम हो गया है, मिनिमल हो गया है। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया है। उससे पहले कुछ बहुत जरूरी चीजें भारतीय बहीखाता प्रणाली की आप समझ लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। वो क्या बहुत जरूरी बातें हैं जो भारतीय बहीखाता प्रणाली को विशेष बनाती या बनाती थी। तो पहली चीज कि इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को भारतीय भाषाओं में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया जा सकता था। भारतीय भाषाओं में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया जा सकता था। और ये भारतीय बही खाता प्रणाली की जो पुस्तकें, या जिसको बही बोलते हैं,
जो एक्चुअल शब्द है वो भारतीय भाषाओं में बनाने की वजह से आज हम जो ये चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम हिंदी में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश में कम, क्योंकि ये हिंदी में ही बनती है या इंडियन लैंग्वेजेस जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, उड़िया, इन पंजाबी, इन भाषाओं में बनती है। इंग्लिश में ये नहीं बनती थी ना भाई। भारतीय बही खाता प्रणाली का कभी कोई इंग्लिश में एग्जिस्टेंस रहा है। इंग्लिश में अकाउंटिंग जो है वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग या ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए अकाउंटिंग के उसके हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट हुई। अदरवाइज इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हमेशा भारतीय भाषाओं में बनाई। दूसरा कि ये एक विशेष प्रकार की पुस्तकों में बनाई जाती है, विशेष प्रकार की कॉपीज इसके लिए बनाई जाती थी जिसको बही कहा जाता है। कई बार आप लोग अगर किसी ज्वेलरी की दुकान में या सुनार के किसी अगर फैक्ट्री वगैरह में चले जाएंगे जहां काम हो रहा, वहां मुंशी लोग बैठते हैं। आज भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मुंशी लोग जो है वो लाल रंग की एक बड़ी मोटी सी बुक होती है और वो बाउंड बुक नहीं होती है, वो स्टिच्ड बुक होती है, सिली हुई किताब होती है, वो प्लेन पेजेस होते हैं व्हाइट उसके, और वो रेक्टेंगुलर शेप की बुक होती है लंबी, और उसको पलट पलट के लंबा लंबा जो है हिसाब लिखा जाता है। तो दैट इज व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की जो बुक्स होती हैं वो स्पेसिफिक लाल कलर की जिल्द यानी लाल कलर के ऊपर के कवर में होती है और बाइंड बुक्स नहीं होती, वो सिली हुई किताबें होती हैं और स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें डेट का कोई कॉलम नहीं होता। जैसे आप नॉर्मली अभी अकाउंटिंग जो आपने डबल एंट्री सिस्टम शुरू किया जो कि एक ग्लोबल अकाउंटिंग फॉर्मेट है, ग्लोबल अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको दुनिया के सारे देशों ने मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दिया है और वो सब मिलकर के एक तरीके का अकाउंटिंग फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सिमिलरली इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें डेट का कोई कॉलम नहीं होता। जबकि आप लेजर बनाइए, आप जर्नल बनाइए, डेट होती है उसमें। इनफैक्ट इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की हर किताब में शुरू करने से पहले डेट लिख ली जाती है। कोई भी आप बुक कीपिंग का रिकॉर्ड रखेंगे, कोई भी बुक का आप रिकॉर्ड रखने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया है, जब डबल एंट्री सिस्टम हम करते हैं तो ऊपर हेडिंग डालते हैं, उस पर लास्ट डेट लिखते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आप बनाए जाते हैं इसमें भी ऊपर आप हेडिंग लिख लेते हैं, उसमें डेट लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अगर आप नॉर्मल ग्लोबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को देखेंगे तो उसके एग्जैक्टली उल्टा होता है। कैसे? आप क्रेडिट साइड देखिए, जो टी फॉर्मेट आप बनाते हैं वो राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में डेबिट फॉर्मेट होता है। इसका एग्जैक्टली उल्टा इंडियन सिस्टम में होता है। इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में लेफ्ट साइड बिलोंग्स टू क्रेडिट, जिसको आप जमा बोलते हैं, जमा बोलते हैं जिसको आप, और नाम बोलते हैं डेबिट साइड को, वो राइट साइड में आता है। ठीक है, तो जो पेज होगा जिस पर हम लोग कोशिश करेंगे समझने की इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, भारतीय बही खाता प्रणाली, लेफ्ट साइड बिलोंग्स टू क्रेडिट विच इज जमा इन हिंदी, एंड नाम इन हिंदी फॉर डेबिट साइड वो राइट साइड में होगा। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे वो बनाया जाता है। इसके बाद काफी संख्या में आप अलग अलग तरीके की बुक्स, इसलिए इसको बुक कीपिंग सिस्टम कहा जाता है अकाउंटिंग से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स रखी जाती हैं एज अ रिकॉर्ड और एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना करके उनको रखा जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होती हैं। जबकि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, विच इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यू विल फाइंड दैट देयर आर लेस नंबर ऑफ बुक्स विच आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक जाती हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स अलग पर्पस से बनाई जाती हैं, अलग फोकस से बनाई जाती है, जिसके अंदर सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, सेल्स रिसीवेबल बुक्स एटसेट्रा आती है, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में समझने की कोशिश की थी कि इस तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती है। प्राइमरी बुक्स के अंदर आपके जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की बुक्स आप बनाते हैं अलग अलग पर्पसेस से, क्योंकि उस जमाने में फाइनेंशियल पोजीशन से ज्यादा ये पता करना जरूरी होता था कि मेरी खरीद कितनी है, मेरी बिक्री कितनी है, मैं हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, परचेज या सेल्स कितनी है, मेरे पास डेटर्स कितने हैं, जमा कितने हैं, नाम कितनों को मुझे पैसा देना है यानी क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास। इस तरीके से बुक्स बनाई, स्पेसिफाई करके बुक्स बनाई जाती थी। तो ये एक और डिफरेंस इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया और एक फीचर इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मैंने बताया।
इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में बुक बनाने से पहले हेडिंग लिखी जाती है, और उस हेडिंग की विशेषता ये होती है कि अपने इष्ट देव यानी अपने भगवान का नाम याद करके उनका नाम पहले ऊपर लिखा जाता है। आप लोग मुझे नहीं पता कितने लोग अपने घरों में देखते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं, उनको आदर पूर्वक शुक्रिया कहते हैं कि आज हमको खाना खाने के लिए मिला। ये एक हेरिटेज है जो हमने इंडियंस ने इनहेरिट किया है अपने फोरफादर्स से, अपने पूर्वजों से हम लोगों ने ये चीजें सीखी हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो अपने भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं कि आज हम बाहर जा रहे हैं, हमारी रक्षा करिए, राइट, हमारे ऊपर कोई हमको कोई नुकसान ना हो और हमारे जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो जाए। हम मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। तो भगवान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बिजनेस की भी भगवान को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती रही है हिंदुस्तान के अंदर। आप आज भी छोटी बड़ी दुकानों में जाइए तो एक कॉर्नर होता है स्पेसिफिक, जिसमें पूरी तरीके से भगवान की फोटो लगी हुई होती है, उसमें लाइट्स लगी हुई होती हैं। हर सुबह जो दुकानदार खोलता है अपनी दुकान को तो उसकी पहले पूजा करता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, पहले उसकी पूजा करता है, उसको पूरा साफ सुथरा करके तब जाकर के उसको टीका लगाने के बाद वो आगे का ट्रांजैक्शन करता है। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, उसमें सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखा जाता था, जैसे श्री गणेश सदा सहाय, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से हेडिंग्स लिखी जाती थी। उसके नीचे वो अपनी कंपनी का नाम लिखते थे। उसका मतलब ये होता था कि भगवान की वजह से ही मेरी बिजनेस आज की डेट में चल रहा है। इस उद्देश्य के साथ, इस कमिटमेंट के साथ लोग अपना बिजनेस चलाते थे। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी भगवान का नाम ऊपर लिखते थे, और उसके बाद हम लोग नीचे अपना कंपनी का नाम जो भी लिखना है, उसके बाद उस पुस्तक का नाम, मैं भी पुस्तकों के नाम आपको बताऊंगा, बहियों के नाम, जिसको ज्यादा शुद्ध भाषा में, बिजनेस की भाषा में बही कहा जाता है। बुक इज कॉल्ड बही। बही का नाम, और उसके नीचे फिर हम डेट लिखते हैं कि किस तारीख को वो बनाया। तो तारीख भी बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखी जाती है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से लिखी जाती है। जो हिंदू कैलेंडर है, या मान लीजिए जो एसमीज कैलेंडर है, जो लोकल जैसे तमिलनाडु में या आंध्रा में जो उगादी मनाई जाती है, संक्रांति मनाई जाती है, भोगाली बिहू बनाया जाता है, उनके हिसाब से जो कैलेंडर्स होते थे तो डेट्स उनके हिसाब से लिखी जाती थी। जैसे इंडियन कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में एक मान्यता है कि विक्रमी संवत लिखा जाता है ईयर को। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं कि बीसी या एडी लिखते हैं, एडी लिखते हैं कि जो आफ्टर क्राइस्ट वाला जो टाइम है वो एडी की तरह लिखा जाता है, तो उसको विक्रमी संवत लिखा जाता है। तो विक्रमी संवत एरा जो है, शायद आई थिंक 57 ईयर्स हमसे आगे हैं वो लोग। तो इस वक्त हम लोग 2020 में हैं, तो वो 2075 में है या समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट नंबर, बट कुछ आगे है। तो वो उस डेट में नंबर डालते हैं। माह जो है उनका, जो महीना जो होता है, दैट इज जो 12 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने हैं, जिसमें आप आषाढ़ होता है, मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों ने कितना पढ़ा है, अश्विन होता है, आषाढ़ होता है, माघ होता है, वैशाख होता है, राइट, इस फाल्गुन होता है। इस तरीके से 12 कैलेंडर मंथ्स, जैसे इंग्लिश में है जनवरी टू दिसंबर, ऐसे ही 12 कैलेंडर मंथ्स जो हैं वो उसमें भी हिंदू कैलेंडर में भी है, लेकिन उनके नाम अलग हैं और उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा डिफरेंस है। जब आप इंग्लिश कैलेंडर को देखेंगे तो यूजुअली हिंदू कैलेंडर का टाइम इंग्लिश कैलेंडर के अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल या मार्च के आसपास कहीं से स्टार्ट होता है। और जो 14-14 दिन का 2 पार्ट्स होते हैं हर महीने के, एक को बोला जाता है बदी और एक को बोला जाता है सुदी। अमावस्या के बाद के पीरियड को सुदी बोलते हैं और उससे पहले के पीरियड को बदी बोलते हैं। और पूर्णिमा के बाद फिर से आपकी जो बदी है वो स्टार्ट हो जाती है, अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है, ऐसे 14-14 दिन का साइकिल होता है। तो डेट भी उनकी इस हिसाब से लिखी होती है कि विक्रमी संवत महीना जो भी है, और उसके बाद जो डेट है वो लिखी जाएगी 13 माघ सुदी पंचमी। तो पंचमी का मतलब है 5 तारीख। आप लोगों को आइडिया होगा 14 दिन जो लिखे जाते पूर्णिमा तक, उसको 1 2 3 4 5 लिखने की बजाय तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसे करके लिखा जाता है। मुझे आइडिया नहीं है कितना आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, बट संस्कृत के अंदर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इसी सीक्वेंस में डेट्स लिखी जाती है। तो आपको भी जब समझना है, थोड़ा बहुत जो पढ़ना है, जानना है, वो इसी तरीके से समझना और जानना है। तो ये डेट लिखने का और हेडिंग लिखने का तरीका होता है।
इसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर किस तरीके की बुक्स बनाई जाती हैं, कौन सी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम जो हम अभी पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, ऐसे ही इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर किस तरीके के बुक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। पहला रखा जाता है बंद बही या रोजनामचा। बंद बही या रोजनामचा, ये एक उर्दू वर्ड है रोजनामचा, और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रोजाना होने वाली एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए रोजनामचा वर्ड दिया गया है। और अगर आप जर्नल का भी ट्रांसलेशन देखेंगे उर्दू में तो वो रोजनामचा ही होता है, ठीक है। इसके बाद कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही, ये दो तरीके की रोकड़ बही बनाई जाती है। यानी जो हम लोग वेस्टर्न सिस्टम या ग्लोबल सिस्टम देखते हैं अकाउंटिंग का, उसमें कैश बुक बनाई जाती है। इसमें दो तरीके की कैश बुक बनती है, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही। आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस एज वेल। उसके बाद जमा नकल बही और नाम नकल बही, ये दो ट्रांजैक्शंस की बुक्स और बनाई जाती हैं। जमा नकल बही के अंदर क्रेडिट परचेजेस नोट की जाती हैं और नाम नकल बही के अंदर क्रेडिट सेल्स नोट की जाती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, जमा नकल बही के अंदर क्रेडिट परचेजेस यानी जो उधार खरीद कर लाए हैं आप सामान, या उधार खरीदने की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आप इसके अंदर करेंगे जमा नकल बही के अंदर। और नाम नकल बही के अंदर क्रेडिट सेल्स यानी उधार जितना सामान आप बेचते हैं, जो उधार बिक्री होती है उसको कैप्चर करेंगे। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस, सेल और परचेज दोनों की, खरीद, रोकड़ खरीद और रोकड़ बिक्री दोनों जो है वो रोजनामचा के अंदर या फिर पक्की रोकड़ बही के अंदर या कच्ची रोकड़ बही के अंदर कैप्चर्ड है। उधार ट्रांजैक्शंस को इन दोनों के अंदर डाला जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी बुक्स बनाई जाती हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसको जानना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में आजादी के कई साल बाद, कई दशकों बाद भी वी कंटिन्यू टू यूज इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस व्हाई दिस गॉट डिसकंटिन्यूड। तो अभी हम पहले बुक्स के बारे में समझेंगे, उसके फॉर्मेट्स के बारे में समझेंगे, और उसके अंदर जो पोस्टिंग एंट्री होती थी कैसे उसके अंदर हम एक बही के अंदर अपने बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड को लिखते थे, वो तरीका समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि व्हाई इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग गॉट डीपॉपुलराइज्ड। क्या ऐसा हुआ कि भारतीय बही खाता प्रणाली धीरे धीरे बंद होती चली गई और आज बहुत कम जगहों पर भारतीय बही खाता प्रणाली होती है, उसकी वजह क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय बही खाता प्रणाली के अंदर अलग अलग तरीके से पुस्तकें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो एक रोजनामचा की बात मैंने आपसे की कि रोजाना के जो ट्रांजैक्शंस थे उनको एक रफ बुक के अंदर लिख लिया जाता था, लिस्ट बना करके ऊपर डेट डाल दी जाती थी और नीचे एक लिस्ट बना करके ट्रांजैक्शंस लिख लिए जाते थे। एक लाल रंग की किताब होती थी, मैं उसको थोड़ा सा कॉर्नर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसी एक लाल रंग की रेक्टेंगुलर बुक होती है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आई डोंट नो हाउ टू मेक इट बट दिस इज हाउ द बुक इज। ऐसी इतनी चौड़ी सी बुक होती है। ये उसका वो बाइंडेड पोर्शन जो हमारी बुक्स में होता है उसको सिला जाता है, लंबी लंबी सिलाई होती है। आप लोगों को अगर पता नहीं, आई डोंट नो, आज से 20-25 साल पहले तक जो रजिस्टर्स आप लोग आज की डेट में पढ़ते हैं बड़े स्टेपलर से वो स्टेपल होती है, बाइंड होती है, या एक वो जिल्द आती है जिससे वो चिपका करके और उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से चिपकाया जाता है। पहले वो सिली जाती थी बीच में, पतले धागों से, मोटे धागों से सिली जाती थी, बाइंडिंग नहीं होती थी उसकी। तो ऐसे ही वो बुक्स बनाई जाती थी लाल रंग की, और वो ऐसे इसको ऐसे खोल करके काम करता है, ये इस डायरेक्शन में खुलती है और फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस ऐसे लंबे लंबे लिखे जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आई इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बुक इट इज। तो ये जनरल जो हम ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे करते हैं उसको एक बुक में लिख लेना, रोजनामचा या बंद बही कहा जाता है। दूसरी जो बुक आती है वो है कच्ची रोकड़ बही। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही। और ये बहुत पॉपुलर भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपके बिजनेस में कितना कैश है, कितना कैश आप खर्च करने वाले हैं, खर्च कर चुके हैं, और कितना कैश आपके पास रिसीव हो रहा है, कितनी रोकड़ आपके पास बिजनेस के अंदर बनी हुई है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे भगवान का नाम अपने,
उसके बाद उसके नीचे आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे या फर्म का नाम लिखेंगे। उसके बाद विक्रमी संवत, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूं, वैशाख महीना है मान लीजिए, सुदी, ठीक है, अमावस्या के बाद का टाइम है, बिफोर पूर्णिमा, और मान लीजिए डेट है सप्तमी, ठीक है। यहां पर वो विक्रमी संवत की डेट आ जाएगी, मान लीजिए 2075 है, मैंने महीना ये लिख दिया, डेट यहां लिख दी, और वो फोर्टनाइट जो 15 दिन होते हैं वो यहां पे मैंने लिख दी, तो ये डेट आ गई। नीचे आपने लिख दिया कच्ची रोकड़ बही। अब जो है आप इसके नीचे से कच्ची रोकड़ बही बनाएंगे, ठीक है। तो कच्ची रोकड़ बही बनाने का फॉर्मेट सबसे पहले तो कि वो स्केल से लाइनें खींचनी है, जो हम नॉर्मली अपने जो नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम हम सीख रहे हैं उसके अंदर हम खींचते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, भारतीय बही खाता प्रणाली के अंदर क्या होता था कि किसी भी बुक या किसी भी मैं आप लोगों को जैसे दिखा देता हूं कि ये ऐसे एक आपने बुक ले ली, मान लीजिए कि ये वो बही है लाल रंग की जिल्द वाला जो मैं आपको समझा रहा था, तो रेक्टेंगुलर एग्जैक्टली तो नहीं है बट रेक्टेंगुलर मान लीजिए इसको। तो इसमें बीच में ऐसे कुछ नहीं होता है, लंबा पेज होता है ना, इतना लंबा, मान लीजिए पूरा पेज है और ये ऐसे ऐसे आप पलटते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, फोल्ड्स बनाते हैं, लाइन खींचने की बजाय यू विल मेक फोल्ड्स। तो कैसे आप फोल्ड करेंगे, इसके 4 फोल्ड बना लीजिए ऐसे, इस पूरे पेज के 4 फोल्ड्स बना के उसको ऐसे दबा दीजिए और उसके बाद उन फोल्ड्स को खोल दीजिए। तो आपके ऑटोमेटिकली 4 आपने फोल्ड करके दबा दिया तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको स्केल से खींचने की जरूरत नहीं है। आपने इसको 4 कॉलम फोल्ड किया यहां और इसको दबा दिया तो 4 यहां बन गए, इसको 4 फोल्ड किया दब गया। उसमें क्या है, आपको पूरा ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, 8 कॉलम आपके बन जाएंगे, प्रेस कर देंगे उसको तो वो लाइनें अपने आप उसकी जो फोल्ड होती है, फोल्ड प्रोमिनेंट दिखती है तो वो एक लाइन कंसीडर कर ली जाती है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे उस फॉर्मेट को कि वो कैसे होता है। तो आपने जब उसको पूरा फोल्ड को लगा करके बना लिया तो मान लीजिए कि ऐसे फोल्ड बन गया, तो ये पहला फोल्ड हो गया। मैं इसके यहां लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, फोर्थ फोल्ड, फिफ्थ फोल्ड, सिक्स्थ, सेवेंथ और मान लीजिए ये 8th हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक, अब ये लाइनें नहीं बनाएंगे आप, फोल्ड करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने लाइनें बना दी ताकि आपको समझ में आए। अब इस फॉर्मेट के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि चौथे तक जो फॉर्मेट है इसको बोलेंगे जमा, जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्रेडिट बोलते हैं, और यहां जो 4 हैं 5 6 7 8 उसको आप नाम साइड बोलते हैं, ये आप ऐसे लिख देंगे। अब जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है बट आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है 2 3 और 4 और 6 7 और 8 इन कॉलम्स को आप पेटा बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे पेटा, यानी पेट, पेट से वर्ड बना है पेटा, थोड़ा सिंधी वर्ड है ये, पेटा शब्द है ये, और ये भी पेटा है, पेट से बना है ये शब्द पेटा। और उसके बाद जो कॉलम 1 और कॉलम 4 है इसको आप बोलते हैं सिरा। ये लिखेंगे नहीं आप, ये मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो 1 and 4 इज सिरा और रिमेनिंग 3 कॉलम्स और जमा एंड नाम साइड दे आर कॉल्ड पेटा। ये सिर है और ये पेटा है।
दैट्स द डिफरेंस। एक आसान भाषा में सारे बिजनेसमैन को समझ में आए, मुंशी को समझ में आए, पढ़ने वालों को समझ में आए, बिजनेस रिकॉर्ड्स देखने वालों को समझ में आए, उनके पर्पस से इनके नाम रख दिए गए कॉलम्स के। ठीक है, सिरा के अंदर दोनों साइड अमाउंट आता है इस फॉर्मेट में, ऐसे आप अमाउंट लिखते हैं, ये रुपए का साइन है, इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये दोनों रुपए के साइन है। इसके इन कॉलम्स के अंदर, सिरा के अंदर, सॉरी मैंने गलती कर दी है, सिरा जो है वो ये वाला कॉलम नहीं, ये पेटा है, सॉरी 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर जो है वो सिरा, नाम साइड का सिरा जो है वो ये है। ये आप लिखेंगे नहीं, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। इसके अंदर रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, बुक में भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये जो है सिरा और पेटा कहलाता है। कच्ची रोकड़ बही के अंदर ये है। अब इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि कच्ची रोकड़ बही क्यों कही गई है। रोकड़ बही कैश बुक की बजाय एक रफ बनाएंगे आप, उसके बाद फेयर बनाएंगे, एक ही फर्क है, एक ही डिफरेंस है, फॉर्मेट सेम है, एंट्री भी सेम होंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि कच्ची रोकड़ बही डेली की बनती है, डेली कैश बुक कहलाती है। एक दिन के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लिख लिए जाएंगे, उसका बैलेंस निकाल लिया जाएगा, और उस बैलेंस को फेयर करने के लिए जो कैश बुक आप बनाएंगे उसको आप पक्की रोकड़ बही कहते हैं। तो पक्की रोकड़ बही के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, एक दिन की बैलेंसिंग ट्रांसफर होती जाएगी और उसको आप पक्की रोकड़ बही के अंदर लिखते चले जाएंगे। तो इफ देयर आर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन अ डे, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस दिन की तारीख डाल करके आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बनाएंगे। तो कच्ची रोकड़ बही की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये सही बननी चाहिए, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस कैप्चर होनी चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी मिस हो जाती है तो वो पक्की रोकड़ बही के अंदर भी मिस हो जाएगी। तो पक्की रोकड़ बही इस पर डिपेंडेंट है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं 2 एग्जांपल्स के साथ कच्ची रोकड़ बही का काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि किताब के अंदर भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की या समझने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। पहली चीज मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बुक से ही समझाता जा रहा हूं, तो आप लोग इसको देखते जाइए। पहला ट्रांजैक्शन देखिए, बुक के अंदर लिखा हुआ है, राम कुमार रमेश कुमार से 30 थान टेरिकॉट दर 50 रुपए प्रति थान के भाव से उधार खरीदा। इसके अतिरिक्त 10 रुपए ठेला भाड़ा और 4 रुपए मजदूरी के लगे। इन्होंने कोई टेरिकॉटन का क्लॉथ खरीदा है। दे हैव परचेज 30 थान्स, थान बोलते हैं जो टेरिकॉट का एक बड़ा पीस होता है, उसको थान बोलते हैं, मतलब काफी लंबा 100 मीटर या 150 200 मीटर का होता है, उसको थान बोलते हैं हिंदी में। तो थान खरीदा और 50 रुपए प्रति थान के हिसाब से, तो 1500 रुपए का सामान उन्होंने उधार खरीद लिया। तो हम इस बुक में कैसे एंटर करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो सबसे पहले नाम नोट कर लीजिए, श्री रमेश कुमार राम कुमार से उधार खरीद लिया और 14 रुपए ठेला भाड़ा और मजदूरी के उन्होंने दे दिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए मैंने बताया था जमा यहां आएगा और नाम यहां आएगा, क्रेडिट ये है और डेबिट ये है। तो एंट्री देखिए आप किस तरीके से होगी, जो सामान आपने खरीदा वो माल है, वो आपके पास आया है, बिल्कुल रियल अकाउंट जैसा ही है सिस्टम। अब आप यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले सिरा वाले कॉलम में हिंदी के डिजिट्स में, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, 1415 रुपए, 1415 रुपए, और ऐसे लिखेंगे आप 1400 रुपए, सॉरी 1515, 1514, आई एम सो सॉरी, 1500 का मटेरियल है और 14 रुपीस का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 1514 रुपए ऐसे लिखते हैं हिंदी में। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा वरना ये समझ में कम आता है। 1415 रुपए अब यहां इस कॉलम में आप लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्योंकि लाइनें खिंची हुई नहीं है टिपिकली, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें इतना ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है। श्री, ये हर खाते के आगे श्री लिखेंगे। आप बहुत इज्जत और तवज्जो देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं किसी भी बिजनेसमैन के साथ जब आप काम करते हैं, तो उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भगवान का नाम होता है।
ईश्वर का नाम होता है, तो उसी हिसाब से संभल करके हम उसको भी श्री की संज्ञा देते हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी सामान आता है, किसी के बिजनेस का नाम आता है, तो हम श्री लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप सबसे पहले 1514 रुपए लिख लीजिए और यहां पर भी श्री लिख दीजिए, श्री। और यहां पर क्योंकि ये देखिए जमा साइड है, क्रेडिट साइड है, और राम कुमार रमेश कुमार आपके लिए क्रेडिटर बन गए हैं, उधार सामान आपने उनसे खरीद लिया है, तो आप यहां पे लिख देंगे श्री राम कुमार रमेश कुमार के नाम की जमा, रमेश कुमार के जमा, मतलब अब इन लोगों के नाम पर 1514 रुपए आपके नाम, आपके पास जमा है, आपको वापस करने हैं। दिस इज द इंडिकेशन। ठीक है, ये आपने लिख दिया और यहां पर आपने लिख दिया 1500 रुपए श्री, सॉरी, माल उधार खरीदा। ये आपकी नरेशन हो गई, देखिए माल उधार खरीदा। ठीक, उसके बाद आपने लिख दिया 10 रुपए ठेला भाड़ा और 4 रुपए या 5 रुपए समथिंग है मेरे ख्याल से, 4 रुपए मजदूरी, मजदूरी दी, ठेला भाड़ा दिया। इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये देखिए 1514 रुपए का टोटल यहां पर आ गया। अब यहां पे आप लिखेंगे श्री माल खाते के नाम, खाते के नाम, ये लास्ट कॉलम तक हम आराम से लिख सकते हैं। क्यों? अब यहां पर देखिए डेबिट साइड है, नाम मतलब डेबिट, सामान हमारे पास आ गया है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आप यहां पर श्री माल खाते के नाम लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही 1500 माल उधार खरीदा और 10 रुपए और 4 रुपए ये ठेला भाड़ा दिया और ये मजदूरी दी। सिमिलरली जब आप सेल्स ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश या उधार, दोनों कंडीशंस में आप यहां पर उल्टी एंट्री करेंगे। श्रीमाल खाते के नाम आ जाएगा, सॉरी श्रीमाल खाते के जमा, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपके पास सामान आपके पास से चला गया, सेल्स हो गई। ठीक, माल उधार बेचा या माल उधार या माल रोकड़ बेचा, रोकड़ माल बेचा, इस तरह से जो खर्चा हुआ वो नहीं हुआ, तो सीधे टोटल उल्टा यहां पर जो आएगा वो आएगा किसको आपने सामान बेचा, श्री रमेश कुमार राम कुमार के नाम। अगर आपने कैश बेचा है तो नीचे आप लिखेंगे रोकड़ सामान बेचा, ताकि ये पता चल जाए कि जो रमेश कुमार राम कुमार है उनके नाम पर कोई खाता नहीं है आपके पास। कहीं ऐसा ना हो अगर आपने गलती से उधार लिख दिया या माल खरीदा लिख दिया, तो आप कल को उससे क्लेम करने चले जाएं कि इतने रुपए आप मेरे को वापस कर दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नरेशन वाला पोर्शन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, किताब में पूरा है, इसके न्यूमेरिकल्स पे हम फोकस नहीं करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पे फोकस करेंगे। इसलिए मैं बहुत कम कम कवर कर रहा हूं और आपको तेजी से आगे का पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको प्लीज इतना ही आप लोग समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे तो एक साथ में जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा आपको, इसलिए कोशिश करिए कि इसको जो मैं आपको बताता जा रहा हूं उसी हिसाब से इसको समझते जाइए। और मैंने आप लोगों को पक्की रोकड़ बही की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता दी है, तो आपको ज्यादा उसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पक्की रोकड़ बही बिल्कुल सेम बनेगी, केवल डेली जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको बना करके जो कच्ची रोकड़ बही का बैलेंस होगा वो पक्की रोकड़ बही में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वही सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। 8 उसके कॉलम्स बनेंगे और वैसे ही काम होगा। अब आती है बात जमा नकल बही। जमा नकल बही, ठीक है, इसके अंदर मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप कभी नहीं लिखेंगे क्रेडिट परचेज। सारी जितना उधार सामान आपने खरीदा है
वो इसमें आएगा, और नाम नकल बही, नाम नकल बही, इसके अंदर क्रेडिट सेल्स। वजह देख लीजिए, डेटर्स जनरेट होते हैं, डेटर्स डेबिट साइड में जनरेट होते हैं, क्योंकि आप उनको उधार सामान बेचते हैं, आपको उनसे पैसे लेने होते हैं, यू आर सपोज टू टेक मनी फ्रॉम देम, यू विल बी रिसीविंग मनी फ्रॉम देम, तो आप इसलिए इसको नाम नकल बही बोलेंगे। जमा नकल बही क्रेडिट परचेजेस की वजह से क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं बुक्स के अंदर, वो क्रेडिट साइड में होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लेनदार, जिनको आपसे पैसे लेने हैं, यू विल बी पेइंग देम मनी इन फ्यूचर, तो वो जमा यानी क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो क्रेडिट के परचेजेस की वजह से जमा नकल बही बनेगी। इसके 6 ही कॉलम्स होते हैं, तो जो फोल्ड आप करेंगे उनको 6 फोल्ड करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। ये सिरा वाला कॉलम है, 1 नंबर और 4 नंबर, और ये दोनों कॉलम्स पेटा हैं, जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन का तरीका, अकाउंट का नाम, खाते का नाम और नरेशन वगैरह जो डिटेल्स हैं खाते की वो लिखेंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। शंकर ब्रदर्स कानपुर वालों को 60 थान मलमल दर 100 रुपए प्रति थान भाव से उधार बेचा। देखिए, बेचा, उधार मतलब क्रेडिट सेल्स, मतलब नाम नकल बही के अंदर आएगा। तो दो अलग अलग बहियां बनेंगी, दो अलग अलग फॉर्मेट्स बनेंगे, जब नाम नकल बही का एक, जमा नकल बही का दूसरा। ऐसा नहीं है कि एक ही के अंदर आप सब घुसा देंगे, नहीं, ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी कैप्चर्ड सेपरेटली, ओनली फॉर क्रेडिट सेल्स ऐसा एक फॉर्मेट, जमा नकल बही के लिए एक दूसरा फॉर्मेट। और बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, इसके अंदर शंकर ब्रदर्स को उधार माल बेचा, तो आप यहां पे लिखेंगे, देखिए कितने रुपए का, 6000 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए प्रति थान, तो आप यहां पर लिखेंगे 6000 रुपीज, यहां पर आप लिखेंगे 6000 श्री माल खाते के जमा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपने कर दिया, ये जमा साइड है और ये नाम साइड है, ध्यान में इसको रखना है। और यहां पर आपने लिख दिया 6000 माल शंकर ब्रदर्स को उधार बेचा, और जो डिटेल्स हैं कि 2000 थान मलमल दर 10 रुपए प्रति थान, जो भी है वो डिटेल वो आपने नीचे लिख दी। अब यहां पर भी आप 6000 रुपए की एंट्री करेंगे, लिखेंगे श्री शंकर ब्रदर्स के नाम, क्योंकि ये अब डेटर बन गया आपकी बुक्स के अंदर, और आप ये बना रहे हैं नाम नकल बही, और यहां पर आप लिखेंगे 6000 माल उधार बेचा, नाम अपने ऊपर लिख दिया है, यहां पर लिख दीजिए 2000 थान मलमल दर 3 रुपए प्रति थान, जो भी है वो रेट वो यहां लिख दीजिए। तो ये इस तरह से आपका, देखिए बिल्कुल जर्नल की तरह है, लेकिन हिंदी में लिखना है आपको, और कोई रीजनल लैंग्वेज तो अभी हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते, मेरे को आती भी नहीं है, लेकिन यही तरीका है रीजनल लैंग्वेज में भी लिखने का। ये नाम नकल बही का आपने एक फॉर्मेट देखा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट जमा नकल बही यानी क्रेडिट परचेजेस का बनेगा, और बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्टे ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगे। जिन लोगों को सामान बेचा है, जिन लोगों से सामान खरीदा है उधार, उनके नाम इस तरफ आएंगे, श्री शंकर ब्रदर्स के जमा, श्री रामेश कुमार, राम कुमार के जमा, इस तरह से डिटेल्स, और इधर आएगा श्री माल खाते के नाम, श्री माल खाते के नाम, क्योंकि सामान आपके पास आ गया है। अगर आप देखें टेक्निकली तो बिल्कुल सेम तरीका है, क्रेडिट साइड में उन्हीं लोगों के नाम है जो क्रेडिटर्स हैं, डेबिट साइड में उन लोगों के नाम है जो डेटर्स हैं,
सामान आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। जमा बोलते हैं क्रेडिट को, नाम बोलते हैं डेबिट को। हेडिंग मैंने आप लोगों को बता दी। केवल फर्क ये है, स्केल से नहीं खींचना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, अकाउंट या डेबिट क्रेडिट वर्ड की बजाय खाता और जमा नाम यूज हो रहा है, और नरेशन भी देखिए आप लगभग लगभग लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये एक मैंने आप लोगों को जमा नकल बही, नाम नकल बही, पक्की रोकड़ बही, कच्ची रोकड़ बही, ये 4 मेजर बुक्स ऑफ कैटेगरीज, और उसके अंदर किस तरह से आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, बुक कीपिंग किस तरीके से एक एक बुक को आप मेंटेन करते हैं। 4 बुक्स मैंने आपको प्राइमरी बता दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा नहीं हम समझेंगे, उसकी वजह भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम इससे ज्यादा क्यों नहीं समझेंगे, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे खुलकर पूछ सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं कि वो सवाल का आंसर क्या है। गूगल क्लासरूम के ऊपर ये वीडियो आपको मैं भेज दे रहा हूं। इस वीडियो को सुनने समझने के बाद, देखने के बाद आप लोग जवाब भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पर पोस्ट करके, ठीक है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि इतना सारा काम होने के बावजूद और बहुत सारी बुक्स अभी बन रही हैं इसके अंदर, बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये क्या ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से ये सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली या इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग डिसकंटिन्यू हो गई। तो सबसे पहली वजह उसकी जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि एक तो ये रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ये नुकसान भी बन गया। आसान भी बहुत है कि इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा, किसी भी बिजनेसमैन को इंग्लिश समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दुनिया स्टैंडर्डाइज होने लगी, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में जाने लगे कि दुनिया की कंपनीज भी हिंदुस्तान में खुल गई, उन्होंने हिंदुस्तान में लोगों से ट्रांजैक्शंस करने शुरू किए, इंडियन लोकल बिजनेसेस से ट्रांजैक्शन करने शुरू किए, तो अब आप लोकल लैंग्वेज में लिख करके किसी को भी अपने ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा सकते। जो बाहर से आएगा वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शंस को मंजूर नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी वजह बन गई, पहला कि कुछ कमी इसमें हो गई। दूसरी एक जो कमी हो गई कि मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स इसके अंदर बनाई जाती थी और फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप अभी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपने देखा, ट्रायल बैलेंस से ही आपको एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी का एग्जांपल मिल गया कि अच्छा मेरे ये बैलेंसेस हैं प्राइमरीली, और बिकॉज मैं 2 साइड एंट्री करता हूं, डेबिट और क्रेडिट रूल्स ऐसे हैं, तो देखिए मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। मैथमेटिकल एक्यूरेसी का और इनिशियल एरर के एग्जांपल्स आपको पता चल गए, तो थोड़ा एक साइंटिफिक वे में आप चले। इसके अंदर क्या है, ये जो एक बुक कीपिंग सिस्टम है, अलग अलग बुक्स तो आपने बना ली, हर बुक का बैलेंस आपने निकाल लिया, लेकिन आप कहीं पर ये नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर आप जाकर के इनकी एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल पोजीशन इससे आपको पता चल रही है। एक जगह कोई ऐसा रिकॉर्ड आप बना नहीं रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप पे टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, कितने दायित्व हैं, कितनी संपत्तियां हैं, ये नहीं पता चल रहा आपको। तो ये विकास नहीं हो पाया इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में, तो इस वजह से भी ये डिसकंटिन्यू होने लगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक के बाद पेटी कैश बुक बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, हमने अभी पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में। इसके अंदर जो है वो पेटी कैश भी जो है वो रोकड़ बही के अंदर लिख दिया जाता है, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही के अंदर। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और नॉर्मल और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को आप एक ही जगह लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। ये और एक समस्या आ जाती है। दूसरा, कैश ट्रांजैक्शन भी दोनों साइड लिख देते हैं, और डेबिट उधार के जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो भी दोनों साइड अभी हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ आप लोगों ने उसकी एंट्री कर दी। कैश बुक के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आपने लिख दिया, तो जब आप बैलेंस निकाल रहे हैं तो वो बैलेंस मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी कैप्चर किए हुए। तो ये भी एक परेशानी का मुद्दा रह गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते नहीं है, तो उससे आपको बिजनेस के अंदर होने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग करके देखने की सुविधा नहीं मिलती, एनालिसिस करने की सुविधा नहीं मिलती कि मेरे बिजनेस में ट्रेडिंग से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस के डायरेक्ट वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस का काम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि लेदर खरीद के जूते बनाना, तो लेदर खरीदने में, लेदर खरीद के लाने में जो खर्चे हुए, बनाने में जो खर्चे हुए, वो जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऐसा कोई अकाउंट हम बनाते नहीं। जबकि अभी आप 10th क्लास में जब जाएंगे 3rd सेमेस्टर में, तो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज बैलेंस शीट। ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाए जाते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा देते हैं, आपको आइडिया देते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, लॉस में है, प्रॉफिट में है। इसमें इतनी बुक्स बनाई जाती हैं, आपको यही नहीं पता कि भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एक्सपेंस डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है कि इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है। मान लीजिए बिजनेस का कोई सेल्स ऑफिस है, उसका आप रेंट दे रहे हैं, तो आपको नहीं पता इसको मैं रोकड़ बही के अंदर लिख दूंगा, कच्ची और पक्की रोकड़ बही के अंदर, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि ये किस तरीके का नेचर का एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको जब पिछले सेमेस्टर में अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस की थी तो बताया था कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। रेगुलर एक्सपेंडिचर वाली जो खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। जो 5-6 साल 3 साल में एक बार होता है खर्चा और लंबे समय तक आपको रिटर्न्स देता है, उसको आप कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, घरों के अंदर भी हम इस तरह से फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, टीवी, डाइनिंग टेबल, सोफा, तो वो लंबे समय तक के लिए खरीदते हैं, तो वो कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। तो ये आप इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर ढूंढते रह जाएंगे, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ऐसी कोई प्रोविजनिंग भी नहीं है कि इनको आप कैपिटल नेचर कहेंगे कि आप रेवेन्यू नेचर कहेंगे, तो ये एक और परेशानी हो गई। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, मान लीजिए जो सामान आपने बेचा वो वापस आ गया, या जो आपने खरीदा वो आपने वापस कर दिया सेलर को, उसकी कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट उसका कोई क्लोजर नहीं है। जबकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सामान वापस आने पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जाता है, और वहां से आप फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये फायदा है। और एक आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर है कि जो साल के एंड में आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए बट अभी उसकी सर्विस यूज नहीं करी है, इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये आपको साल के एंड में पता चलते हैं, जिनको एडजस्टमेंट बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं हिंदी में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में ये समायोजन किया जा सकता है। इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर समायोजन के बारे में कोई जानकारी साफ तौर पर नहीं लिखी हुई, कर देते हैं आप कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ जगहों पर इसकी कोई क्लियर नॉलेज नहीं। तो अगर आप देखें तो इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक बहुत रॉ तरीके का फॉर्मेट है, कच्चा फॉर्मेट है, जिसको एक दूसरे से सीखते सीखते लोगों ने कंटिन्यू कर लिया और बना लिया और आगे चलते चले गए, और सालों तक फॉर सेंचुरीज टुगेदर दे कंटिन्यूड विद द सेम भारतीय बही खाता प्रणाली। But the problem was that there was no scientific check of accuracy and preciseness of the bookkeeping records. इस बुक कीपिंग से रिजल्ट क्या निकलता है? तो अकाउंटिंग जो है ऑन दी अदर हैंड, जिसके अंदर प्रॉपरली साइंटिफिक रूल्स बना दिए उन्होंने, बैलेंसिंग प्रोसीजर बना दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, एडजस्टमेंट्स कर दिए, और अकाउंट्स बनाने के बाद उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए ताकि पता चले कि ईच अकाउंट हैज गॉट दिस बैलेंस एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, this is the contribution of that account in the profit and loss that the company has earned or incurred respectively. एक एक अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस में क्या कंट्रीब्यूशन है ये पता चला। खर्चा है तो लॉस होगा, लॉस की तरफ कंट्रीब्यूट होगा, इनकम है तो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट होगा। ये पता कैसे चलेगा? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो भारतीय बही खाता प्रणाली के अंदर ये जो अकाउंटिंग सिस्टम था ये अडॉप्ट नहीं हो पाया, बुक कीपिंग सिस्टम चलता रहा, और बुक कीपिंग सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन उसको कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल पोजीशन लाने की स्थिति पैदा नहीं हो पाई। तो बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको आप कहते हैं, एक किसी भी सब्जेक्ट की, अकाउंटिंग में देखिए बॉडी ऑफ नॉलेज है, रूल्स पढ़ रहे हैं आप, फॉर्मेट्स पढ़ रहे हैं, जर्नल बनाना सीख रहे हैं, लेजर ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इसमें आप बुक्स तो बना रहे हैं,
कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, जमा नकल बही, नाम नकल बही, रोजनामचा और 15-20 बुक्स बना रहे हैं। और लेजर भी कुछ एक हद तक बनता था, लेकिन उसके आगे क्या करना है कुछ नहीं पता, वहां रुक गया सारा सिस्टम। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप नहीं हो पाई कि इसको साइंटिफिकली कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि मैंने I have told you there are similarities in the Western system and Indian system of bookkeeping. The only problem was that we were not able to mathematically and scientifically able to conclude that what is the result of Indian system of bookkeeping. Result हम नहीं निकाल पाए, बैलेंसेस हमने निकाल दिए, अलग अलग बहियों के अंदर हमने बैलेंस निकाल दिया, शेष निकाल दिया, उसका क्या आगे करें ये नहीं किसी ने सोचा या उस पर काम नहीं हो पाया, और एक दूसरे की नॉलेज से हमने काम चला लिया। अब क्या है, यू हैव अ परमानेंट बॉडी ऑफ नॉलेज जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आगे आप शेयर करेंगे लोगों के साथ अपने बिजनेसेस में या अपनी कंपनीज में या अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, आप इसका यूज करेंगे। ये बॉडी ऑफ नॉलेज परमानेंट है, हर कोई यही यूज कर रहा है। अब मैं आता हूं उस बड़े फैक्टर के ऊपर जिसकी वजह से ये सिस्टम डिसकंटिन्यू करना पड़ा। जब आप 90s के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबलाइजेशन या रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, विदेशी कंपनियां भारत में आ गई, भारतीय कंपनियां विदेश में चली गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हद तक बढ़ गया, विदेशी कंपनियां भारत में काम करने लगी, तो अकाउंटिंग की नीड पहली बार हिंदुस्तान में बड़े लेवल पर फील की गई कि भाई केवल इंडियन सिस्टम ऑफ बुककीपिंग से काम नहीं चलेगा, अब विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान का सामान खरीदना चाहती हैं हिंदुस्तान में आ करके, तो उनके सामने अगर आप अपने रिकॉर्ड्स दिखाएंगे तो वो आपसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ बुककीपिंग को कन्वर्ट किया गया डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, उस बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। और धीरे धीरे करके ये समझ में आने लगा कि अगर आप अपनी भाषा के अंदर रिकॉर्ड्स लिखेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ बुककीपिंग में रिकॉर्ड्स लिखेंगे, तो वो आपके या हिंदुस्तान के अंदर के कुछ सेगमेंट के लोगों तक ही वो लिमिटेड रह जाएगा, वो समझ में किसी को नहीं आएगा। तो सबको समझ में आए, उसकी ऑडिटिंग हो सके, उसको लोग समझ सकें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया जाने लगा डबल एंट्री सिस्टम में। शुरुआत में ये प्रैक्टिस रखी गई कि एक मुंशी रखा जाएगा, वो इंडियन सिस्टम में सारा काम करेगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेजा जाएगा जो इसको कन्वर्ट करेगा अकाउंटेंट के काम के थ्रू इंग्लिश सिस्टम या वेस्टर्न सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उससे बैलेंस शीट बन जाएगी और फिर हम दुनिया के अंदर दिखा सकेंगे दैट आवर फाइनेंशियल पोजीशन इज दिस। और उस फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस ने अपने अंदर सुधार किए, दे गॉट इम्प्रूव्ड, देयर वाज अ लॉट ऑफ एनालिसिस डन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बहुत सारी एनालिसिस होती है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट या अकाउंटिंग यही खत्म नहीं हो जाती, बहुत सारी रेशियो एनालिसिस और तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत तरीके की चीजें देखी जाती हैं, शेयर होल्डिंग देखी जाती है, उसके ऊपर रिटर्न्स कितने देखे जाते हैं, केवल सेल्स कितनी हो रही है इन कंपैरिजन टू परचेजेस। छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, ये इंडियन सिस्टम ऑफ बुककीपिंग की बुक्स से नहीं आप कर सकते थे। तो आपने जब ये सब करना शुरू किया तो आपको लगा यार ये मुंशी सिस्टम भी गड़बड़ है। एक आदमी हिंदी में लिखेगा, तेलुगु में लिखेगा, तमिल में लिखेगा, उर्दू में लिखेगा, फिर उसको पढ़ करके उसको ठीक इंग्लिश में बनाएगा, गलतियां समझ नहीं आया चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो मुंशी का वेट हो रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ गई मुंशी के ऊपर। तो उन्होंने कहा देखिए मुंशी जी, या तो आप अकाउंटिंग सीख लीजिए जो डबल एंट्री सिस्टम है, या आपकी छुट्टी, और अब हम सीधा अपना अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम में करेंगे। उसके बाद सडनली इन्फ्लक्स हुआ 2000 बाद कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर्स का हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज, हार्डवेयर बेस्ड कंपनीज हिंदुस्तान में आ गई, या हिंदुस्तान ने खुद ऐसी कंपनीज को डेवलप किया, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस हिंदुस्तान में है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, एचपी जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग वाली कंपनीज जो है वो बाहर से आ गई, और उन्होंने कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया, इन्होंने सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा कागज में लिखने की जरूरत ही नहीं है अकाउंटिंग एंट्री को, आपको ये लीजिए सॉफ्टवेयर, सैप, एसएपी नाम की एक कंपनी आ गई, टैली सबसे पुराना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में, टैली नाम की कंपनी लाई। उसने बेचना शुरू किया कि सॉफ्टवेयर लीजिए, आपको कागज पे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप अकाउंट का नाम लिखिए, टाइप करिए कंप्यूटर में। धीरे धीरे वो टाइपिंग से सिलेक्शन पे आ गए, ड्रॉप डाउन पे आ गए, इतना मॉडिफाई हो गया ट्रांजैक्शन कि आप एक डिजिटल बिल कंप्यूटर के अंदर डालिए आज की डेट में तो ऑटोमेटिकली वो रीड करता है अकाउंट्स।
कि सेल्स कहाँ जाएगा, गुड्स कहाँ जाएगा, या आदमी का नाम कहाँ जाएगा, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, इस सोफिस्टिकेशन के लेवल पर हम आ गए। तो इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो बड़ी बड़ी लाल रंग की किताबों में बनाई जाती थी, वो पूरे तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम है वही बुक्स से हट गया, वही कंप्यूटर पे आ गया। तो अब पॉइंट ये हो गया, जो दुनिया में जिस चीज की नॉलेज है, दुनिया जिसे स्वीकार करती है एज अ स्टैंडर्ड सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, अगर हम ग्लोबल इको विलेज की बात करते हैं, तो हम दुनिया के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उनके बराबर में हमको खड़े रहना है। तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको मैथमेटिकली और साइंटिफिकली कंक्लूजन नहीं दे रहा है, उसको कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं। और ऊपर से खर्चा अलग कि मैं पहले लाल किताबें बनाऊंगा, फिर उसको कंप्यूटर पे ट्रांसफर करूंगा। वाई? मैं लोगों को पढ़ाऊं, समझाऊं। और वैसे भी इंडियन लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन क्लिष्ट हैं, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इंडियन लैंग्वेजेस का। दुनिया में लिखना, समझना और पढ़ना इतना आसान नहीं है जितना इंग्लिश है। अब आप देखिए, इंग्लिश में ए मतलब अ, हिंदी में आप देखिए 3 या 4 तरीके के अ होते हैं, अ, आ, अंग, अह। अब आप सोचिए का क्या करेंगे आप। इंग्लिश में इट इज सो सिंपल। अगर आपको अहा वर्ड यूज करना है तो ए एच को आप साथ रख दीजिए, वो अहा यूज हो जाएगा। ए एन को साथ रख लीजिए तो अंग हो जाएगा। डबल ए कर दीजिए तो आ हो जाएगा। इट इज सो वेरी सिंपल इन इंग्लिश, बट इन हिंदी इट इज नॉट दैट सिंपल। 2 तरीके के ई हैं। ऐसे ही आप तेलुगु में देखिए, ऐसे ही आप उड़िया में देखिए, तो एक एक लेटर अलग अलग तरीके का है, एक एक टोन अलग अलग तरीके की है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं और वॉवल्स कितने हैं, हिंदी इंग्लिश हिंदी में मिला करके आप काउंट कर लीजिए, 26 पे खत्म हो जाती है। और हमारी हिंदी इतनी आसान नहीं है। तो ये भी एक वजह बन गई कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेड एक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। विदेशी स्तर पर जब आप ग्लोबल लेवल पर खड़े होकर बोलते हैं तो हिंदी कम समझ आती है और इंग्लिश को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी बुरी लैंग्वेज है, आपको पता नहीं होनी चाहिए, या हिंदी की कोई मान्यता नहीं है, हिंदी की इंपॉर्टेंस नहीं है, गलत। ज्यादातर इंग्लिश और विदेशी लैंग्वेजेस ऐसा जाना जाता है, माना जाता है, और इसके सबूत भी हैं कि उनका जन्म हिंदी से ही हुआ है। देवनागरी, जो हिंदी की भी एक तरीके से जननी है, शुद्ध हिंदी जिसको कहा जाता है, देवनागरी लिपि, उसी से जन्म हुआ है। ए का जन्म जो है हिंदुस्तान से ही माना जाता है। बी सी डी ये बनाए ही इस तरीके से गए हैं, चाहे वो लैटिन भाषा के शब्दों से, जहां से इनका जन्म माना जाता है। लैटिन भाषा के ज्यादातर शब्द जो हैं वो, जैसे अगर आप देखेंगे तो सेप्टा बोलते हैं 7 को लैटिन भाषा में, उसका जन्म सप्तमी से माना जाता है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो पता दें। लेकिन हमारी जो सप्तमी अष्टमी जो हम लिखते हैं, वो हजारों 10,000 साल पुरानी सभ्यता में सबूत है हमारे पास कि ये शब्द का इस्तेमाल तब भी होता था, ये लेटर्स ही होते थे। 0 तो प्रूवन है कि हिंदुस्तान ने दिया। आर्यभट्ट कौन है ये, तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि दुनिया में एक आपको लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जिससे आप सबके साथ बातचीत कर सके। तो इंग्लिश वो आसान भाषा बनाई गई जिससे फ्रेंच भी आपसे कांटेक्ट में आ सकता है, जर्मन भी आ सकता है, अर्जेंटीनियन भी आ सकता है। अलग अलग देश के मूल के लोग जो है उस भाषा का इस्तेमाल करके आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इंग्लिश और डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा कंक्लूसिव और ज्यादा आसान है समझने में कंपेयर टू इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा इनकंक्लूसिव भी रह जाती है। तो इसलिए जो है मैंने इसलिए भी ये चैप्टर आप लोगों को समझाया कि क्या तरीके हैं इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के, कैसे काम होते थे इसके अंदर, क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू होता चला गया। तो इसमें बुक के अंदर देखिए कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि कैसे हम इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में देखिए, मैंने सिमिलैरिटीज आपको पहले ही बताई हैं। सजेशंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हैं कि भाई पेटी कैश के भी ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, कैश बुक के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं लिखने चाहिए आपको। इस तरीके के सजेशंस इसके अंदर दिए गए हैं जो इसको ज्यादा साइंटिफिक या ज्यादा क्लोज टू डबल एंट्री सिस्टम ले जाती है। तो इसलिए जो है, जो कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको डबल एंट्री सिस्टम से पता चलती है वो इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में नहीं। तो ये आपका चैप्टर 3 इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूनिट 1 का आज हम फिनिश कर रहे हैं।
जितने भी सवाल इस पर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ परेशानी होती है, तो आप प्लीज गूगल क्लासरूम में से पूछिए, उसका जवाब मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को कंक्लूसिवली ये चैप्टर समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा इसको हम सवाल करने की कोशिश नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक आध थ्योरी का क्वेश्चन जरूर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं आज जो मैंने पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को मदद मिल जाए। बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस तरह से बिजनेस रिकॉर्ड्स को रखा जाता था इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, ये हमको पता होना चाहिए। और कैसे सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं हमारे और डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ये बुक कीपिंग सिस्टम है, सबसे पहली बात तो कि दिस इज अ बुक कीपिंग सिस्टम, दिस वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू एन अकाउंटिंग सिस्टम। और जो डबल एंट्री सिस्टम है वो स्टार्टिंग ही उसकी ये कहती है कि भाई अकाउंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग इज इनिशियली गुड टू मेंटेन, बट जब आपको कंक्लूसिव बात करनी है तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होगी, जो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में ज्यादा ठीक से आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 आज मैंने फिनिश कर दिया है। अब जो है असाइनमेंट्स आप लोग प्लीज बिल्कुल टाइम से दीजिए, लेट सबमिशंस को मैं 0 नंबर दूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।